मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विजय जो प्रचंड मिली है बीजेपी को, इसके बाद सवाल यह है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा। यह प्रश्न बहुत बड़ा, क्योंकि तीनों ही राज्यों में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखा गया चुनाव प्रचार में लगातार। कहीं से भी सीएम का चेहरा कौन होगा यह डिक्लेयर नहीं किया गया था। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी। तो 5 हॉट सीट है और दावेदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मिजोरम के जनादेश का आज पता चल जाएगा, जबकि तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी लगभग तय है, मगर महामंथन का दौर चल रहा है बीजेपी के अंदर। बीजेपी को 3 सीएम चुनने हैं, उम्मीदवारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 3 बड़े सवाल है, पुराने बरकरार रहेंगे, कुछ पुराने तो कुछ नए का नंबर लगेगा क्या, यह बड़ा सवाल। क्या बीजेपी तीनों राज्यों में पार्टी का चेहरा बदल देगी? आइए देखते हैं बीजेपी का सीएम चुनने का आमतौर पर पैमाना आखिर होता क्या है, क्योंकि बड़े सवाल और बड़े सवालों पर एक्सपर्ट्स के साथ भी हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इससे आप खुद कुछ हद तक अंदाजा भी लगा पाएंगे कि रेस में आखिर कौन आगे है और किसके लिए राह उतनी आसान नहीं नजर आ रही है। इसलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, किस तरीके से किन 3 को चुनेगी बीजेपी लीडरशिप को लेकर, क्योंकि विकास के लिए विजन इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि 24/7 काम करने के इस जज्बे को लेकर एक बड़ा संदेश लोगों के सामने हमेशा रखा जाता है। हालांकि संगठन का अनुभव भी उतना ही जरूरी है और भविष्य की समझ को देखते हुए भी क्या अब आने वाले वक्त में फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर पकड़ जिस तरीके से हमेशा प्राथमिकता दी गई है, सामाजिक समीकरणों में कौन कितना फिट बैठता है, जनसेवा के लिए कौन कितना समर्पित है, ये वो मुख्य तौर पर बड़ी बातें हैं जिन्हें इन प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये कहते आए हैं कि आने वाले वक्त में फैसले भी उसी लिहाज से बड़े होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का बयान, जहां बीजेपी की जीत और 24 की हैट्रिक की गारंटी को लेकर बड़ी बात की गई, भ्रष्टाचारियों को जनता ने नकार दिया है। क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बड़े फैसले के बाद कही गई, सुनिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और चलिए फटाफट आपको यह दिखा देते हैं कि आखिरकार बीजेपी के वो 3 कौन से गेम चेंजर फैसले रहे और उसके 5 बम्पर नतीजे क्या निकल कर आए जो कि पूरे तरह से बीजेपी के पक्ष में गए। आप देखिए बीजेपी की चुनावी प्रयोगशाला में 3 गेम चेंजर फैसले क्या रहे। पहला क्या है, चुनाव में बीजेपी बिना किसी चेहरे के उतरी। यह हमने देखा कि हर तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा ही सामने रखा गया। सुरभि, हर जगह मोदी के नाम पर ही वोट मांगे गए, जो बात करुणा ने कही, लेकिन केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जिस तरीके से उतारने का फैसला लिया गया, उस फैसले का अब क्या असर देखा गया है, ये बड़ी बातें होंगी। 3 गेम चेंजर फैसलों के बाद उसी आधार पर बम्पर नतीजे की बात इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की गई है। करुणा, बिल्कुल। इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी उम्मीद से बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सारे जो अनुमान है वो पलट के रख दिए। हालांकि तेलंगाना में अब दमदार मौजूदगी दर्ज तो की गई है, लेकिन 2024 के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में किस हद तक बीजेपी कामयाब रही है, इसको लेकर करेंगे चर्चा। और साथ ही आपको यह भी बता दूं, इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, जहां राजस्थान पर यह खबर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में दिल्ली में बीजेपी का मंथन हो रहा है और गजेंद्र सिंह शेखावत अब दिल्ली पहुंच गए हैं। एक बार फिर से जान लीजिए इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां राजस्थान पर दिल्ली में बीजेपी के मंथन को लेकर खबर यह कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और महंत बालकनाथ भी दिल्ली ही पहुंच गए हैं। हालांकि राजस्थान के नए सीएम के नाम पर हो रहे मंथन में कौन कौन से वो नाम है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और इन नामों पर की जा रही चर्चा की वजह क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, जहां पर राजस्थान के नए सीएम के नाम पर मंथन को देखते हुए महंत बालकनाथ की दिल्ली में मौजूदगी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री पद के लिए आखिर कौन कौन से नाम है जो चर्चा में है। बाबा बालकनाथ, जो महंत बालकनाथ है, वो तो पहुंचे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आप देखिए राजस्थान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन है। बाबा बालकनाथ आक्रामक हिंदुत्व चेहरा है ये। वसुंधरा राजे की बात की जाए, प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता है और इसके पहले 4 बार लगातार उनको प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार प्रोजेक्ट नहीं किया गया। सुरभि,
हालांकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो सरकार चलाने का लंबा अनुभव इनके पास है, जबकि बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चा पार्टी के अंदर के धड़ों से अलग पहचान भी मानी जा रही है। ओबीसी समुदाय से बाबा बालकनाथ ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की जहां तक बात आती है और पार्टी और कार्यकर्ताओं पर इनकी मजबूत पकड़ है। और इसके अलावा बाबा बालकनाथ के पक्ष में क्या जाता नजर आ रहा है? यूपी बिहार में फायदा संभव है। वसुंधरा राजे की बात की जाए, मजबूत प्रशासक की जो छवि है वो वसुंधरा राजे के इससे पहले लगातार जो मुख्यमंत्री वो रही है, वो एक्सपीरियंस भी उनके साथ। और नाम करो ना, दिया कुमारी और सीपी जोशी को लेकर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने का जो लाभ सीपी जोशी को है, दिया कुमारी के स्तर पर ये बात करें तो जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती है और साफ सुथरी छवि भी इनकी है, जबकि सीपी जोशी चुनाव अभियान की बागडोर भी संभालने का अनुभव रखते हैं। और दिया कुमारी के बारे में कुछ और जानकारी, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद ही करीबी है। और सीपी जोशी की बात की जाए, केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब, यानी ये दोनों ही बेहद करीब हैं। महिला फैक्टर यहां पर दिया कुमारी के साथ जा सकता है, जो जानकारी सामने आ रही है। जाट गुज्जर खेमों से अलग हैं, ये जो जानकारी है, जो खेमेबंदी की बात की जाती है उससे अलग है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं सीएम के लिए कौन होगा उनके पक्ष में जाते नजर। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर बीजेपी अब आने वाले वक्त में बड़े फैसले ले रही है, उसी बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष कंठ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सुभाषिनी यादव कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जोशी सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बीजेपी से ही इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष कंठ से ही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि प्रत्युष ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए बीजेपी अब फैसले लेने वाली है, क्योंकि सरप्राइज देने की अगर बात करें तो ये तो बीजेपी का रिवाज बन चुका है। मैडम आप ये देखिएगा कि बीजेपी की जो सारी फंक्शन करने की तरीका है जी। वो बिल्कुल कांग्रेस से अलग है। बिल्कुल वहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, वहाँ पे मदर सन और डॉटर मिलकर तय करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारे एमएलएज, सारे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे बात की जाएगी और जो चेहरा निकल के आएगा उसको बताया जाएगा। अब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये नया भारत है, ये एक डेमोक्रेसी की एक नया डेफिनेशन है। यहाँ पे कोई आदमी जो है वो ब्लू ब्लडेड है तो उसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिलता है। अब वही चुना जाएगा जिसको हर लोग बोलेंगे कि हाँ ये लीडर है। देखिए हम इलेक्शन लड़ते हैं बिना चेहरे के, क्यों? हमारे पास संगठन है, हमारे पास वर्कर है। इस पार्टी में जो पन्ना प्रमुख होता है, जो बूथ का हेड वो हेड होता है, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। तो जिस पार्टी की प्रक्रिया सोच ही अलग है, वहां पे जो अब तक 20 साल से लोग जो कवर करते आ रहे हैं पॉलिटिक्स को, वो अभी भी पुराना ही रिवाज सोचते हैं। वो ऐसा होता नहीं यहाँ पर तो जो अचीवमेंट जिसका है, जो जिस तरह से काम करता है, जिसके एमएलएस बोलेंगे, पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो बोलेंगे कि ये आदमी की नेतृत्व होनी चाहिए, उसको पार्टी चूज करेगी। यहाँ तो मिलजुल के लोग दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, सबका व्यू लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। यहाँ तो है ना कि परिवार बैठेगा डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए बोलेगा कि भाई चलो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हम लोग, अब इसको बना देते हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सर। और देखिए ये तमाम जो फैक्टर्स है वो रहे, जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 3 राज्य जो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर प्रचंड जीत मिली। लेकिन कांग्रेस का भी रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, राजस्थान में मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया गया। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कैसे चला, डबल इंजन सरकार पर लोगों की मोहर लगी। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री की तरफ से जो गारंटी की बात कही गई, और ना सिर्फ राजस्थान, हमने देखा चाहे एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, यहां पर मोदी की गारंटी ये लगातार काफी चर्चा में रहा। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम जो बीजेपी कद्दावर नेता है वो चुनावी मंच से ये बात दोहराते हुए नजर भी आए। तो राजस्थान के फैक्टर्स पर चर्चा करने से पहले यह भी जान लीजिए कि आखिर बीजेपी की जीत की वजह क्या मानी जा रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी पर भरोसे को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा की जा रही है, इसमें कांग्रेस हारी क्यों है? फ्रंट से प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से प्रचार हुआ, क्या वो कांग्रेस पर पूरी तरीके से भारी पड़ गया? और यह कहना भी क्या सही होगा कि राजस्थान के चुनाव की जहां बात आती है तो अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी यहां पर हो गया, लेकिन बीजेपी की जीत के फैक्टर की बात करें तो डबल इंजन का नारा यहां पर कामयाब नजर आया, जबकि गहलोत और सचिन पायलट का जो कहा सुनी थी, विवाद था, वो शायद कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ गया है। करुणा बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए केंद्रीय मंत्रियों को बकायदा सांसदों को टिकट दिया गया, उस वक्त तमाम सवाल उठे, लेकिन यह काम आ गया। कांग्रेस क्यों हारी? आलाकमान से गहलोत की जो अनबन है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। सनातन और हिंदुत्व कार्ड जो खेला गया राजस्थान में, यह फैक्टर बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आया। कांग्रेस के लिए क्या रहा? पेपर लीक और करप्शन, लगातार यह जो मामला था, लाल डायरी का मुद्दा लगातार उठाया गया।
हालांकि यहां पर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण क्या एक बड़ी वजह रही है, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से ये देखना होगा कि चुनाव प्रचार के आखिरी में जिस तरीके से बड़े नेताओं की मौजूदगी ही नहीं थी, क्या वो उस पर हावी पड़ी है। जबकि कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भी तमाम बड़े फैक्टर्स रहे हैं, जिसको लेकर हमने चर्चा की है कि आखिर राजस्थान में इस तरीके से जो फैसला लिया गया उसमें जनता की क्या सोच रही। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, गहलोत वर्सेस पायलट के मतभेद की जो हमने बात की, क्या उसका लाभ बीजेपी को मिला है और गहलोत सरकार के प्रति जो असंतोष था, क्या वो कांग्रेस की हार की एक और वजह है? क्योंकि कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा ही नहीं लोग जता पाए हैं, जबकि सरकार बदलने के रिवाज के तहत ही क्या बीजेपी को यह जीत हासिल हुई है, ये एक और सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन इस बीच ये जानना बहुत जरूरी है सुभाषिनी, और समझना जरूरी है कि जाहिर सी बात है कांग्रेस भी इस बात को लेकर अब मंथन तो कर रही होगी। ऐसे में क्या बड़े फैक्टर्स आपको लगते हैं जो जनता आप पर भरोसा यहां पर नहीं कर पाई है, और क्या ये अंदरूनी गुटबाजी का ही सबसे बड़ा नतीजा था कि वो असंतोष कायम हुआ? सुभाषिनी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट करिए। सॉरी, आपके पास जल्द वापस कनेक्ट करती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार अनम्यूट करिए, कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले राजेश जी, आप ही से ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि राजेश सर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, भले ही पार्टी कुछ भी कहे, स्वीकार भी कर ले, लेकिन जाहिर सी बात है मंथन हर लेवल पर किया जाता है। ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां इतनी मजबूत पकड़, वहां जनता का भरोसा क्यों नहीं? ये कांग्रेस के लिए ऐसा मौका है जब उसको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, और पिछले कई बार वो इंट्रोस्पेक्शन कर चुकी है। कई बार जब उसको सफलता मिली, तो जैसे कर्नाटक में मिली, हिमाचल में मिली, तो ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी के जो प्रयास हैं वो एक सही की तरफ का, सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो कल नतीजे आए, उससे कांग्रेस को जो बुनियादी चीज़ है उस पर ध्यान देना होगा कि जब तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बरक्स पैरेलल एक नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाएगी, तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये जो भरोसा है, जो मोदी की गारंटी पर भरोसा कर लिया और कांग्रेस के लीडर्स की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं हुआ, तो कांग्रेस का एक फेस इस तरह का नहीं है जो कहे कि ये मैं करूंगा और वो होगा। ये राहुल गांधी भी वो फेस नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कमलनाथ एक अलग अपनी ढपली बजा रहे थे, अलग अपना राग गा रहे थे। तेलंगाना में ज़रूर उसका असर हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काफ़ी वहाँ मजबूत कई जगह जनसभाएं भी की, उसका असर भी हुआ। लेकिन राजस्थान में सिर्फ फुटबॉल अगर टीवी कैमरा के सामने आप करेंगे तो आपकी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन राजस्थान के सीएम फेस को लेकर एक क्विक रिएक्शन में आपसे चाहूंगी हर्षवर्धन जी, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे ये फैसला लेते वक्त? नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों जगह के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वो करने का अवसर दे रहे हैं जो 2018 में करने की इच्छा थी। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी, बाद में बनी, उस वक्त की स्थितियां जो थी, और शिवराज सिंह चौहान बहुत शानदार नेता हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन वसुंधरा राजे और रमन सिंह से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी क्या सीधे कहें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वो चेहरा तय कर लिया होगा। और अगर आप देखें तो इस पूरे चुनाव में, तीनों राज्यों के चुनाव में, किसी एक व्यक्ति के पीछे बीजेपी नहीं खड़ी थी। बीजेपी का एक चेहरा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के संगठन ने चुनाव लड़ा। यहां पर ले जाकर पार्टी को खड़ा करने के बाद किसी भी नाम पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए ठीक है सर, और देखिए एमपी को लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी कई फैक्टर्स है जो कि नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? एमपी में दिखा मोदी फैक्टर का जादू, डबल इंजन सरकार पर जनता की मुहर लगी। लाडली बहना योजना से बड़ा फायदा मिला, जो कि चुनाव से पहले जिसको लॉन्च किया गया था एमपी सरकार की तरफ से, और ये जो फैसला है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ जाता हुआ नजर आया। हालांकि अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन होगा अब अगला सीएम, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि अभी कोई भी मध्य प्रदेश में चेहरा होने वाला नहीं है, ना ही शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब सवाल ये कि कौन, अगर शिवराज सिंह चौहान है, अगर नहीं तो फिर कौन? तो मध्य प्रदेश में अटकलों का बाजार गर्म है और यहाँ भी कुछ बड़े नामों को लेकर चर्चा जरूरी है, लेकिन उसमें सबसे पहले देखिए किस तरीके से नाम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अब नरेंद्र सिंह तोमर का भी सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता हैं, और जबकि प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान को लेकर अब क्या फैसला होगा, इस पर नजर रहेगी। हालांकि सरकार चलाने का 19 साल का शिवराज के पास जो अनुभव है, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो चुनाव में प्रबंधन समिति के ये संयोजक भी रहे हैं। करुणा, बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए महिला वोटरों का भरपूर समर्थन शिवराज सिंह चौहान के साथ है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद ये करीब हैं,
और साथ ही साथ राज्य की बेहद गहरी समझ रखते हैं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, नए चेहरे को जिम्मेदारी की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो कि शिवराज सिंह चौहान या फिर नरेंद्र मोदी जो कि कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उनकी बात करें तो इनके साथ क्या फैक्टर्स जाते नजर आ रहे हैं। शिवराज की बात, बड़े ओबीसी नेता हैं, तो वीडी शर्मा की बात करें, मध्य प्रदेश बीजेपी के ये अध्यक्ष, और देखिए इंदौर की रैली में वहां पर कौन था प्रधानमंत्री मोदी के साथ, सिर्फ वीडी शर्मा नजर आए थे। इसके अलावा राज्य में ओबीसी की 50% आबादी है और उसी से आते ओबीसी फैक्टर जो है वो इनके साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। और वीडी शर्मा की बात करें, चुनाव प्रचार में पीएम के साथ नजर आएंगे। हालांकि पीएम ने जिस तरीके से इनकी पीठ थपथपाई, साथ में इनके रोड शो किया, वीडी शर्मा को लेकर सुर्खियां तब भी बनी। और प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो आरएसएस के पसंदीदा नेताओं में ये शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि पार्टी के मुखर चेहरों में ये शुमार है। हालांकि छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं वीडी शर्मा, ये जिस लिहाज से कहा जा रहा है। मैं सीधे शुभम गुप्ता के पास रुख करना चाहूंगी। और शुभम, अब कौन कौन से नामों को लेकर चर्चा हो रही है, किस आधार पर हो रही है, ये तो हमने स्टूडियो में जान लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या नजर आ रही है, चर्चाएं क्या हैं? देखिए, जितने भी नेताओं से अगर आप सवाल करें, कल हमने मुख्यमंत्री से पूछा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, वीडी शर्मा से, जितने भी आपने नाम लिए, सभी का एक ही जवाब था कि ये फैसला तो संगठन करेगा। मगर आप देखिए कि इस चुनाव में जब 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को उतारा गया, इसमें कैलाश विजयवर्गीय को अलग से आप रखिए, तो यही कहा गया कि देखिए हमारे पास तो कितने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे पास तो 7-8 चेहरे हैं। मगर फिलहाल अगर आप एनालिसिस ग्राउंड पर करें तो देखिए इतनी बड़ी जीत है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बढ़ी रही है। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है। बीजेपी बखूबी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि 2020 में जब उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, जब कांग्रेस की सरकार की बीजेपी की सरकार आई, उस समय भी सबसे ज़्यादा मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की, 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की, इसीलिए एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसका लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा। लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट रहा है। और आप देखिए कि दोनों जो दूसरे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, दोनों में इस योजना को मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, लेकिन देखिए शुभम, बड़ी बात यह भी है कि इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो सामने नहीं रखा गया। और उसके बाद अब कई कद्दावर चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी उसमें शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें शामिल हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाला है केंद्र के लिए? देखिए, अब जो केंद्र में फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो उन्होंने कह दिया वो सभी नेता मान लेंगे। उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा, सभी नेताओं ने माना। बड़े बड़े होर्डिंग्स में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छोटा सा फोटो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तो थीम सॉन्ग ही मध्य प्रदेश का, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और वो चीज़ें हमें दिखाई भी दी। प्रधानमंत्री ने जमकर रैलियां भी यहाँ पर की है। तो हर एक तरह से अगर आप देखें तो जितने भी नेता हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि जो भी केंद्र का फैसला हो, मगर फिर भी यहाँ पर जो जितने नेता हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीद यहाँ पर ये जता रहे हैं कि बिल्कुल। मैं आपके पास जल्द लौटती हूँ, लेकिन इस बीच खबर रायपुर से भी है, क्योंकि रायपुर में आज बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर खबर आई है, जहां सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब पार्टी ऑफिस में बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से अब चर्चा की जानी है छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ के किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, इस बारे में भी सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, जहां सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब पार्टी ऑफिस में होगी ये अहम बैठक, और बीजेपी विधायकों की बैठक अब छत्तीसगढ़ में होने वाली है। तो ये एक और सबसे बड़ी खबर फिलहाल रायपुर से, जहां आज बीजेपी विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी विधायकों की इस बैठक में देखना होगा कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ को देखते हुए किस तरीके से बड़ा फैसला लिया जाना है। लेकिन किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, इस बारे में भी डिटेल अब आपके सामने होगी। तो बड़ा सवाल यह है कि अब छत्तीसगढ़ में किसको खबर मिले, क्या डॉक्टर रमन सिंह फिर से वहां पर वापसी करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और? तो यहां पर देखिए बिग वॉल पर हम तमाम वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और जानकारी देते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर जो कुर्सी है वो किसके पास जाएगी, स्टीयरिंग कौन थामता हुआ नजर आएगा। ये नाम आपके सामने, डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, और इनके नाम के साथ ये सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। अरुण साव की बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद है, साथ ही साथ 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके बहुत ही बड़ा चेहरा बीजेपी का डॉक्टर रमन सिंह का चुनाव के रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं। अगर अरुण साव की बात करें
अरुण साहब जो कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि रमन सिंह राज्य की समझ और सरकार का इन्हें जो अनुभव है उसको देखते हुए क्या फैसला लिया जाएगा इस पर नजर रहेगी। लेकिन टिकट बंटवारे में भी जिस तरीके से इनकी हमेशा राय ली जाती है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अरुण साहब की बात करें तो 2024 के लिहाज से ये कैसे और कितने मुफीद हैं, इसको लेकर हर्षवर्धन जी आपसे सवाल करूंगी। लेकिन उसके साथ ही रेणुका सिंह और ओपी चौधरी का नाम भी यहाँ चर्चा में इसलिए क्योंकि पूर्व IAS होने के नाते प्रशासनिक समझ चौधरी रखते हैं, जबकि रेणुका सिंह को देखें तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी हैं, बड़ी भूमिका निभा चुकी हैं। और हालांकि छत्तीसगढ़ को देखते हुए रेणुका सिंह के नाम को लेकर चर्चा क्यों की जा रही है, किस लिहाज से की जा रही है, युवा चेहरा है, महिला है, और साथ ही चौधरी ओपी चौधरी जो कि गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। जबकि रेणुका सिंह जो कि संगठन और सरकार में लंबा अनुभव भी रखती हैं। एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले राजीव का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि ग्राउंड पर ही मौजूद है। और राजीव, अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक और बैठक में होने वाली चर्चा के लिहाज से कौन कौन से नाम स्टूडियो में तो हमने जाना, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी वहां क्या क्या चर्चा हो रही है? देखिए, कल रमन सिंह से और अरुण साहब से सीधे तौर पर मैंने सवाल भी पूछा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो बैठक में तय करेगा उस बात पर पार्टी अमल करेगी और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो मंजूर करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर वो मना नहीं कर रहे कि मुख्यमंत्री बनने की चाहत उनके अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री जरूर बनना चाहते हैं, चूंकि अरुण साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत दर्ज की एक ऐसे स्टेट में जहां पर बीजेपी को लेकर कम से कम इस तरह का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। ऐसे में अरुण साहब एक चेहरा है, लेकिन ओपी चौधरी को बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपी चौधरी 13 साल तक बतौर IAS काम करते रहे। उसके बाद में उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया और इस बार के चुनाव में अमित शाह खुद उनके कैंपेन में गए थे और स्टेज से उन्होंने ओपी चौधरी के लिए एक बात कही थी जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय राज्य में। उन्होंने कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, इन्हें मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि एक बिल्कुल देव राजीव, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह नहीं तो फिर आखिर कौन होगा जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी मंथन सभी नामों को लेकर जारी है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। लेकिन हमारे साथ राजेश जोशी सर भी है। राजेश सर, अब मैं आपसे सीधा सवाल यह कर रहा हूं दोनों राज्यों को लेकर, छत्तीसगढ़ का और अगर मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो अगर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह नहीं तो फिर कौन, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर कौन? क्या लग रहा है, किसकी दावेदारी आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? ये आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि अगर मैं फैसला करने वालों में होता तब भी नहीं बताता। मैं तो पत्रकार हूं। ये देखिए, जो चेहरे के बगैर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो उससे जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये हैंडल उनके हाथ में आ गया। अब जितना असंतोष है या कोई आदमी अपने आप को पुश करके सामने लाने की कोशिश कर रहा है तो उससे कहा जाएगा आपके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता गया है। मतलब मध्य प्रदेश का स्थिति थोड़ी सी मध्य प्रदेश की अलग है, क्योंकि आम फहम बात यह है कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की स्थिति मजबूत थी, लोग उनको जानते थे। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में जानते लोग सब हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। अब केंद्रीय जो नेतृत्व है वो किसी को भी आगे कर देगा तो मानना पड़ेगा सबको। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की भी बात भी है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बहुत एक तरह से उनको देखिए तो थोड़ा सा थके हुए, थोड़ा टायर्ड नजर आते हैं। तो ये शायद अंदर फैसला हो चुका है कि कुछ तो हटाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में मतलब बदलाव की बात आप यहां पर कर रहे हैं कि फैसला रमन सिंह के अलावा बाकी नामों को लेकर जोर ज्यादा दिया जा सकता है। लेकिन अब हर्षवर्धन जी, मैन ऑफ द सीरीज मध्य प्रदेश के कौन रहे, मैन ऑफ द मैच मध्य प्रदेश के कौन रहे, तो सवाल मैं यही कर लेती हूं, शिवराज सिंह आखिर क्यों नहीं, और अगर शिवराज सिंह नहीं तो फिर कौन? नहीं, सबसे पहले तो सुरभि ये कि बहुत शानदार बल्लेबाज के तौर पर शिवराज सिंह चौहान खेले हैं और बहुत शानदार बढ़िया ओपनर रहे हैं, अच्छे से उन्होंने कप्तानी भी की। लेकिन कई बार होता है ना कि अच्छा बल्लेबाज भी हो तो कप्तानी उससे ले ली जाती है, और ये हमने सचिन तेंदुलकर के साथ भी देखा है, राहुल द्रविड़ के साथ भी देखा है, विराट कोहली के साथ भी देखा है। ये समय समय पर होती हैं चीज़ें कि आपको लगता है कि अभी बल्लेबाज कप्तान के तौर पर उतना सफल नहीं रहेगा, या टीम का समीकरण भी देखना होता है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक रहे, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव अभी होगा, तीनों राज्यों में होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, पहली प्राथमिकता होगी। प्रहलाद सिंह पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर, और एक बात मैं आपको याद दिलाऊं,
2003 में जब उमा भारती चुनाव जीती थी तो लोधी मतदाताओं का एक बड़ा समूह उनके पीछे खड़ा हो गया था, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। और उसके बाद अभी इस चुनाव के समय उमा भारती ने खूब, जिसको कहें कि विशुद्ध में देशज भाषा में कहूं तो नौटंकी की। चुनाव के समय में कोई अपनी पार्टी को खराब करने के लिए उसका प्रोस्पेक्ट भला कैसे करता है। तो लोधी पटेल मतदाता होंगे नहीं तो प्रहलाद पटेल बड़े काम के हुए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उनकी एक बड़ी दावेदारी बनती है। बाकी जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का चुनाव है, तीनों राज्यों में तय करेंगे। राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये वो तमाम समीकरण है सर जो कि बनते हुए नजर आ रहे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम के चेहरे पर लोगों ने किस तरह से भरोसा जताया हमने देखा, जो कल नतीजे सामने आए। अमित शाह की चुनावी रणनीति पर कैसे कामयाबी मिली बीजेपी को, यह हमने देखा। आदिवासी वोटरों का भी साथ मिला। तो ये वो तमाम फैक्टर्स से अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, क्योंकि शुरुआती रुझानों में जहां पहले कांग्रेस आगे बढ़त बनाती नजर आती, फिर अचानक से बाजी पलटती और उसके बाद प्रचंड जीत बीजेपी को मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में अब किस तरीके से ये भगवा लहर क्यों कही जा रही है? क्योंकि जीत के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में बघेल की योजनाओं पर मोदी की गारंटी भी भारी पड़ी है, जबकि कांग्रेस की हार के फैक्टर में बघेल और पार्टी नेतृत्व का अति आत्मविश्वास शायद इस बार लोगों के बीच वो भरोसा कायम नहीं कर पाया है। जीत के फैक्टर में इंपॉर्टेंट ये भी है कि 47 नए प्रत्याशियों को टिकट देने का फैसला लिया गया, जबकि बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच खींचतान क्या कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह मानी जा सकती है? करुणा। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए जीत के फैक्टर की बात करें, अमित शाह की चुनावी रणनीति बहुत ही कामयाब कारगर साबित हुई। कांग्रेस के हार के फैक्टर की बात करें, बघेल के एकला चलो से बेहद नुकसान झेलना पड़ा है। इसके साथ साथ सांसदों को मैदान में उतारा गया, यह अपने आप में देखिए बहुत बड़ा फैसला था जो बीजेपी ने किया। इधर कांग्रेस के हार के फैक्टर की बात करें, शराबबंदी का वादा लागू ना करना, यह कांग्रेस के खिलाफ गया। आदिवासी वोटरों का साथ मिला जो कि जीत के फैक्टर के तौर पर साथ गया। और कांग्रेस के हार की बात की जाए, ऐन चुनाव से पहले किस तरह से हमने देखा जो लगातार है सिर्फ फुटबॉल है वो देखने को मिली। प्रत्युष खंड साहब भी हमारे साथ हैं। प्रत्युष खंड जी, आप देखिए तीनों राज्यों में जीत तो मिल गई है, लेकिन आपको लगता है क्योंकि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में आखिर अब कुर्सी कौन संभालेगा मुख्यमंत्री की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत चुनौतीपूर्ण है। बहुत लंबी फहरिस्त है दावेदारों की। आपको पहले देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने उस चुनाव को किस मुद्दों पे लड़ा है। हम लोगों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बताया कि करप्शन किस लेवल पे है, चाहे वो पेपर लीक हो, दलितों के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ हो, हाईएस्ट 1 लाख केसेस रजिस्टर हुए, वहाँ पे सिर्फ 1 लाख केस अगेंस्ट वुमेन। और छत्तीसगढ़ आ जाइए आप, वहाँ पे तरह तरह के स्कैम्स हुए, एक के बाद एक स्कैम हुए। वहीं पे लोग छत्तीसगढ़ के देखिए कि मध्य प्रदेश में इन कॉन्ट्रास्ट कितनी डेवलपमेंट हो रही थी। अब जिन लोगों ने इस सारी चीज़ों को रूट लेवल तक ले गए हैं, नीचे तक ले गए हैं, वो लोग भी तो इसके स्टेक होल्डर है ना कि हमारा लीडर कौन होगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरह एक परिवार डिसाइड करता है, तो ऐसे नहीं होता है। जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है वो सबसे फीडबैक लेगी, एक प्रोसेस है। और बीजेपी में बहुत पुरानी प्रोसेस है ये, और आज तक वो प्रोसेस कभी ओवररूल नहीं हुई है। वो तो लोग इतने साल कांग्रेस ने राज किया है तो लोगों के दिमाग में यही दावे तो कांग्रेस भी करती है कि वो जनता के बीच रही, जनता के साथ रही, जनता की बातों को समझा। सुभाषिनी से मैं इसको लेकर जवाब ले लेती हूँ। सुभाषिनी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये अंदरूनी खींचतान एक वजह रही या ये कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के स्कैम जिसकी वजह से जनता भरोसा नहीं दिला पाई राजस्थान छत्तीसगढ़? देखिए, ये सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। नतीजे उम्मीद के मुताबिक हमारे पक्ष में नहीं रहे और आए भी नहीं। लेकिन वोट शेयर के मामले में आज भी आप देखेंगे तो कांग्रेस भाजपा से आगे है। हमारी दूरी ज्यादा नहीं है, हमें जनता ने समर्थन दिया है। आप छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए कि बीजेपी को 46% वोट मिला है और हम लोगों को 42%, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और अगर ओवरऑल अगर आप देखें, मध्य प्रदेश में हमें 48% वोट मिला है और बीजेपी को, हमें 40% मिला है और बीजेपी को 48% मिला है। अगर सारे पर्सपेक्टिव से आप वोट काउंट को देखेंगे तो हम लोगों को 4,90,00,000 वोट। सुभाषिनी जी, आप इससे कंपैरिजन नहीं रख सकते। वोट प्रतिशत आखिरकार जो सीटें हैं उसमें तो बहुत बड़ा फर्क है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
जनता ने हमें वोट दिया है, जनता ने हमें नकारा नहीं है। हम लोग मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे थे। कहीं ना कहीं हम लोगों के मुद्दे जनता तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाए हैं। इस चीज पर हम मंथन करेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि हम लोगों का प्रदर्शन खराब रहा है। जनता ने हमें एक नई भूमिका में बिठाया है, हमें विपक्ष में बिठाया है। हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती को हम और उभारे और अच्छे मुद्दों के साथ आए। क्योंकि अगर यहाँ पर हम करप्शन की बात करें तो बीजेपी शासित सरकार राज्यों में भी करप्शन की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, महिलाओं पर उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है, किसान बेबस नहीं है, मजदूरों की आय या बेरोजगारी एक चरम स्तर पर पहुंची। इन मुद्दों को हम नकार नहीं सकते हैं। जी, भारत जोड़ो यात्रा में जो भी योगदान राहुल गांधी जी का रहा है, जनता का समर्थन हमें मिला है। लेकिन ये अगर हम लोगों की हार यहाँ पर हुई है इन प्रदेशों में, मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये एक संकेत के तौर पर हम देखते हैं। 20 साल पहले भी इसी तरह इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को हार मिली थी और उसके तुरंत बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी। जी। हम इसको एक संकेत के तौर पर भी देखते हैं कि 2024 में हम इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। संकेत के तौर पर देखते हैं और अब आप अगले स्तर पर तैयारी करने के लिए भी अगर राजी हैं, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन करते हैं जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि जादूगर का जादू नहीं चला, गहलोत का अनुभव काम नहीं आया। गहलोत ने पार्टी को हाशिए पर लाया, गहलोत ने विकल्प नहीं बनने दिया। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी बातों के आधार पर दिया जा रहा है, क्या कहा गया उनकी तरफ से? और हमारे सहयोगी से मैं इस बारे में बातचीत करूं उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये बयान दिया है लोकेश शर्मा ने। लोकेश शर्मा जो कि गहलोत के ओएसडी हैं और उनकी तरफ से कहा गया जादूगर का जादू नहीं चला है, गहलोत का अनुभव काम नहीं आया है, गहलोत ने पार्टी का हाशिए पर ला दिया है और गहलोत ने ही विकल्प नहीं बनने दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान सामने है। लेकिन राजेश जी, अगर मैं कहूं रीड बिटवीन द लाइंस, तो क्या अर्थ निकलता है और किस आधार पर इस तरीके का बयान? इसमें बिटवीन द लाइंस कुछ है ही नहीं। यानी आप कल्पना कीजिए, एक पार्टी जो अभी अभी रण क्षेत्र में पस्त होके परास्त होके आई है, हाँ। उसका भीतर का एक आदमी और महत्वपूर्ण आदमी, मुख्यमंत्री का ओएसडी, वो ये कह रहा है कि मेरे जो लीडर हैं उनका जादू नहीं चला। ये फैक्ट है, नहीं चला, ये बात सही है। लेकिन जब आप परास्त होते हैं उसके बाद ये मैसेज नहीं देते हैं कि हम बहुत गलत थे, हमने गलती कर दी थी, हमारे लीडर में खामी थी। इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। साफ नहीं सर, उन्होंने तो साफ कह दिया ना कि विकल्प बनने ही नहीं दिया। मतलब ये जो अंदरूनी गुटबाजी या अंदरूनी जितनी कलह थी वही इस हार पर भारी पड़ी और किस तरीके से गहलोत ने पार्टी को हाशिए पर ला दिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, क्या जानकारी इस बारे में? और देखिए, लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के सबसे करीबी लोगों में से एक थे और पिछले 5 साल की सरकार में वो ओएसडी रहे और सबसे भरोसेमंद थे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए हैं, लोकेश शर्मा का जो बयान है, जो ट्वीट है, बहुत हैरान करने वाला है। राजस्थान की राजनीति की समझ रखने वाले तमाम लोग ये जानते हैं कि अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद आदमी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। जानकारी ये मिल रही है कि फ़ोन टेप मामले में वो वन ऑफ द एक्यूज्ड हैं और अब उनको लगता है कि सरकार उनकी चली गई है। अशोक गहलोत जो उनके संरक्षक हैं वो उनको नहीं बचा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है रजनीश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपसे मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है, बहुत ही शॉर्ट में अगर आपसे जानना चाहें, क्या जो अशोक गहलोत को लेकर उनके ओएसडी बोल रहे हैं, क्या वही फैक्टर है जो कि आज हार की वजह बन गया? नहीं, लोकेश तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो अभी संवाददाता बता रहे हैं टीवी 9 के, दरअसल उनकी बात पूरी होने देनी चाहिए थी। वो सबसे महत्वपूर्ण बात वही बोल रहे हैं। लोकेश खुद फंसे हुए हैं। लोकेश ने ओएसडी रहते हुए मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार किया, फोन टैपिंग कराने में उनकी भूमिका रही, उनको लेकर पार्टी के भीतर असंतोष था, खुद उस तरह से व्यवहार करते रहे। और अब उनको लगता है क्योंकि सरकार बदल गई है, सबके निशाने पर होंगे, तो ये अपना डर अगर पार्टी के ऊपर डालें तो इसी से आप समझिए कांग्रेस पार्टी किस गति में जाने वाली है, कहां पहुंच गई। बिल्कुल, आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।